हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे थे और वो चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है वो ख़त्म हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जो दिया हुआ है मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको खुद से पढ़िए, उनके यूजेस, उनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो थ्योरी पोर्शन था कि एसिड रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वहाँ से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब सेलेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि मैंने सभी को नहीं किया है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर मेकिंग का प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा। हालांकि उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन अभी नॉमेनक्लेचर और अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया है तो उसका नॉमेनक्लेट कैसे करना है, और अगर नेम दिया हुआ है तो उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। वो इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ है और जब मैं उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे आप हर टाइप के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ मैं उसको, है ना। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए और क्लास 12th में नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड वीडियो आपको बाद में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहाँ पे किया गया है। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरे तरीके से कन्वर्जन ही होंगे और इस चैप्टर में जितने भी कन्वर्जन दिए हुए हैं, जितने भी क्या बोलना चाहिए, व्हाट हैपन्स से रिलेटेड, मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं उन क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन कुछ कवर कर लिए जाएं। हालांकि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में ज़्यादा करके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से भी मैं देखूंगा कि क्वेश्चन क्रिएट कर सकूं और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में बता सकूं, ठीक है। तो आज मैं आपको यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो इस साइड पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको उसका पर्टिकुलर आंसर बताऊंगा और उसके बाद उसका डिटेल बताऊंगा कि वो कैसे हुआ है। तो आपको आंसर पहले लिख लेना है और उसके बाद उसको समझना है कि वो हुआ क्यों है एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसा होता है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पैदा किए जा सकते हैं, जनरेट किए जा सकते हैं। आ रहा समझ में? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन का सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं जानना है, उसका डिटेल भी जानना है कि वो वैसा हुआ क्यों, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए गए हैं। पहला कंपाउंड है CH2 Cl2, दूसरा कंपाउंड है CH3Cl, और तीसरा कंपाउंड है, ये एक्चुअली में CHCl3 है, CHCl3 है। और तीसरा जो कंपाउंड है थर्ड वाला वो है CCl4, ठीक है। तो देखिए, इनका मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा CCl4 इज लेस देन CHCl3 दैट इज लेस देन CH2Cl2। इनका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है CCl4 में तो 0.0 D होगा, है ना। CHCl3 में होगा 1.08 D और इसमें होगा 1.60
डी। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर से हमको ये पता चल जाता है कि इन कंपाउंड्स में CH2Cl2 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आपसे रीज़न तो पूछा नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि CH2Cl2 हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इन कंपाउंड्स में ये है। CCl4 सबसे कम डाइपोल मोमेंट 0 होगा, उसके बाद CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है या ट्राइक्लोरोमीथेन हम बोल सकते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और उसके बाद है डाइक्लोरोमीथेन जिसका डाइपोल मोमेंट इतना होगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑर्डर। अब यहाँ पे रीज़न देखते हैं। देखिए रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है और ये लोग कम क्यों शो कर रहे हैं, है ना। तो देखिए रीज़न यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं अपन लोग। ठीक है, रीज़न क्या है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atoms, difference in electronegativity of atoms joined together through covalent bond in कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब सभी में जो देखिए यहाँ पे भी CCl4 में भी इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। CCl4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, सभी में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे देखिए एक तो हाइड्रोजन है, बाकी क्लोरीन है, और यहाँ पे देख लीजिए इसके दो पॉसिबिलिटी बनते हैं गाइस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। एक तो बनेगा आपका ये Cl और ये हो गया Cl, एक पॉसिबिलिटी ये बनता है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसी की बनती है CH Cl और H। आ रहा है समझ में, दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है ये इसको डाइपोल को ऐसा चार्ज इधर चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चार्ज जो है इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इधर इसमें है ना, इस वाले बॉन्ड में चार्ज इधर आ रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चारों का जो डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पे 4 क्लोरीन है और 4 जो क्लोरीन्स हैं दे विल जनरेट डाइपोल मोमेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और सभी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सभी का जो डायरेक्शन है, जो क्लोरीन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, इस क्लोरीन का भी अपना डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब इस क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, और इसका क्या होगा, इसका जो है वो इधर होगा। ठीक है, तो अब देखो जितने भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अराइज हो रहे हैं वहाँ पे सभी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और इसका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 0। क्लियर है, सभी एक दूसरे के ऑपोजिट है। डाइपोल जो है वो डाइपोल जो क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड केस में अगर हम देखें, इस केस में तो इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो तो 0 होगा, क्योंकि इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। ठीक है,
और इसका जो होगा वो इधर होगा, और ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हेलोजन, ठीक है, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो तो जीरो है। अगर मान लीजिए यहाँ पे H होता तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे H है नहीं, यहाँ पे है क्लोरीन, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा 1.08 D, ठीक है। अब देखिए ये जो कंपाउंड है CH2Cl2, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, दो स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो Cl एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, 180 डिग्री पे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री में है, ठीक है, या फिर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो सकते हैं। जब 180 डिग्री में होंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कम होगा, लेस होगा, जीरो मान सकते हैं हम। लेकिन जब ये क्लोरीन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री में होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के पर डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे, और उसकी वजह से ये जो CH2Cl2 होगा इसका डाइपोल मोमेंट होगा 1.602। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो कंपाउंड है वहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट क्यों है, कि यहाँ पे जब क्लोरीन क्या होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दे विल नॉट कैंसल आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है और जीरो हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो का जीरो मतलब दो का जो है कैंसल आउट हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, इसलिए 1.08 है। यहाँ पे दोनों का हो जा रहा है इसलिए यहाँ पे तो जीरो होगा, लेकिन इस केस में CH2Cl2 के दूसरे स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल आउट नहीं होगा, और इसकी वजह से इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, तो वो डाइपोल मोमेंट होता है 1.60 D, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी वजह से द CH2Cl2 हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइड्रोकार्बन C5H10, a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify hydrocarbon। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड है ना, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H10, ठीक है, C5H10। अब ये कौन सा फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला CnH2n, इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है ये दो टाइप के कंपाउंड्स के लिए होता है, एल्कीन के लिए होता है या फिर साइक्लो एल्केन के लिए होता है, एल्कीन के लिए होता है या फिर साइक्लो एल्केन के लिए होता है। तो ये जो कंपाउंड, ये जो फॉर्मूला हमको दिख रहा है, ये या तो एल्कीन है, ठीक है, क्या है, पेंटीन है। अब मैं यहाँ पे पेंट 1 इन है, पेंट 2 इन है, ये नहीं लिख रहा हूँ, पेंट इन है, या फिर साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। तो चलिए पेंट 1 इन ही बना देता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। चलो CH3 लिख लो इसको, CH3 CH2 CH2, ये हो गया CH और ये हो गया CH2, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया पेंट 1 इन या फिर पेंट इन, समझिए, है ना, पेंट 1 इन। इसको बनाते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब CH2 इसको नीचे कर लो, नीचे लिख दो यहाँ पे CH2 और ये हो गया साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अपने को दिखाई दे रहा है, तो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ना जो है वो आसान होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी मोर रिएक्टिव एंड इट विल बी लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए
आंसर ये नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है ना, आइडेंटिफाई द कंपाउंड बोल रहा है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने का ज़रूरत पड़ता है, हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है और डार्क में भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जो है वो प्रोडक्ट बना लेगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये जो है आपका डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब ये एल्कीन तो नहीं है, तो ये क्या होगा, फिर ये है साइक्लो एल्कीन। ठीक है, एल्कीन तो नहीं है, क्योंकि अगर एल्कीन होता तो डार्क में भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता, लेकिन एल्कीन नहीं है ना, इसलिए डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। स्टेटमेंट बोल रहा है कि डज नॉट गिव रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द डार्क। ठीक है, डार्क में रिएक्शन नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट एल्कीन, ये एल्कीन नहीं है। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, साइक्लो एल्केन होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 है, कार्बन 5 है, तो क्या होगा, वो साइक्लोपेंटेन होगा। अब साइक्लोपेंटेन का क्या हो जाएगा, अगर हम बोलें कि द कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन का मान लो यहाँ पे रिएक्शन करा देते हो आप ऐसा, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, और इसका रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, है ना, किसमें, ब्राइट सनलाइट। ठीक है, ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे साइक्लोपेंटिल मिलता है। ठीक है, मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटिल हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इट विल बी रिएक्शन और हमारा जो कंपाउंड होगा वो ये होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला दिया है उसको जनरल फार्मूला में फिट करना है कि वो किसका किसका जनरल फार्मूला हो सकता है। तो CnH2n जो है वो 2 टाइप के कंपाउंड का जनरल फार्मूला हो सकता है, या तो वो एल्कीन होगा या फिर वो साइक्लो एल्केन होगा। ठीक है, अब एल्कीन होता तो वो डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता, लेकिन नहीं कर रहा है, इस वजह से वो क्या है, साइक्लो एल्केन है, और साइक्लो एल्केन मतलब 5 है वहाँ पे कार्बन, तो साइक्लोपेंटेन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये बात क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होता है दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल समझिए, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया Cl माइनस, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cn माइनस है ना, NO2 माइनस, OH माइनस। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोडेंटेड, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल दैट हैव ओनली वन साइड फॉर द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रोफाइल्स दैट हैज ओनली वन साइड फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि क्लोरीन माइनस, क्लोराइड आयन, इसके पास सिर्फ एक ही साइड है, यही डोनेट करेगा। OH माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक ही साइड है, O बस डोनेट करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मोनोडेंटेड। अब पूछा गया है क्वेश्चन में एम्बिडेंट, एम्बिडेंट है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसको लिखिए आप, द न्यूक्लियोफाइल्स दैट हैव 2 साइड्स फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट लिख लीजिए, है ना। द न्यूक्लियोफाइल्स दैट हैव 2 sides for the donation of electron pair are called ambident nucleophile। ठीक है, क्या होगा इनके पास, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट,
है ना, न्यूक्लियोफाइल दैट हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आ रहा है समझ में? जो जिनके पास 2 साइट होता है, जैसे कि साइनाइड, एग्जाम्पल है आपका साइनाइड Cn माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये साइनाइड हो गया, है ना, ये तो साइनाइड का स्ट्रक्चर है, इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास एक, भाई कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 3 से तो ये बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और 2, एक होता है लोन पेयर, है ना, तो ये लोन पेयर हो गया और ये उसकी वैलेंसी है, ये 4th वैलेंसी है। अब इसमें है माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है, कार्बन के पास आता है और कार्बन में हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब जब ना कार्बन में हो नेगेटिव चार्ज तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, ठीक है। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आता है नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो जब साइनाइड में यहाँ पे कार्बन जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्राइल कंपाउंड बनता है, याद रखिएगा इसको, क्या कंपाउंड बनता है, नाइट्राइल कंपाउंड बनता है, या इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। और जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, समझ में आ रहा है? जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा आइसोसाइनाइड, जब कार्बन डोनेट करेगा साइनाइड या फिर नाइट्राइल कंपाउंड यहाँ पे बनता है। वैसे ही NO2 है, NO2 के पास 2 साइट होते हैं, या तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन करता है तो नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं और जब ऑक्सीजन करता है तो इसको बोल रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा इसको, जब नाइट्रोजन करेगा तो नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, जब NO मतलब ऑक्सीजन करता है तो क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब दे दैट हैव 2 साइट्स फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे 2 कंपाउंड्स के 2 पेयर्स दिए हुए हैं, देखिए कौन कौन सा है। फर्स्ट है CH3Br और CH3I, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पे सेम एल्किल ग्रुप डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप है। एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, और हेलोजन ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए एक और पेयर है हमारे पास, वो है CH3 थ्राइस और CCl, ठीक है, या फिर CH3Cl। अब यहाँ पे देखिए जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, यहाँ पे टर्सरी हेलो एल्केन का बन रहा है, टर्सरी एल्काइल है ना, और यहाँ पे प्राइमरी मतलब 0 डिग्री बोल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप हैं और हेलोजन ग्रुप सेम है, दोनों में हेलोजन जो है वो सेम है। देखो यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे टर्सरी एल्काइल है, मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए डाई मिथाइल इथाइल ग्रुप है ना, डाई मिथाइल इथाइल ग्रुप है, ठीक है। डाई बोल सकते हैं अपन 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। और ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है। तो ये इनमें हमको बताना है कि कौन सा जो है वो SN2 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा, SN2 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको SN1 का भी बता दूंगा, ठीक है,
SN1 में भी इनका रिएक्टिविटी क्या होगा, SN2 में भी क्या होगा। देखिए SN2 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड जितने आसानी से ये बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यू टू द हैलोजन ग्रुप। अगर सेम टाइप के आपके हैं तब, है ना, तो इसको दो कैटेगरी में लिखिए आप, दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी जो होगा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन हैविंग सेम एल्काइल ग्रुप, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन having same alkyl group but different halogen group, है ना। ठीक है, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें एल्काइल ग्रुप सेम होता है और हेलोजन ग्रुप डिफरेंट होता है, जैसे कि RF, ठीक है, RCl, RBr, RI, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब में R जो है वो सेम है, R जो है वो सेम है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको लिख लेते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। तो CH3F या फिर RF विल बी लेस रिएक्टिव, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव होगा देन द RCl विल बी लेस रिएक्टिव देन द RBr एंड RBr विल बी लेस रिएक्टिव देन द RI। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन एल्किल ग्रुप इज सेम बट फ्लोराइड हैलाइड ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, CH3Br दिया हुआ है और CH3Cl दिया हुआ है, तो कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, CH3I दिया हुआ है, सॉरी, है ना। तो इन ये दोनों दिए हुए हैं, तो विच वन विल बी मोर रिएक्टिव, तो CH3I विल बी मोर रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले RI लिखना, है ना, क्या हो जाएगा ऑर्डर, छोड़ो नहीं बता ही देता हूँ, चलो RI विल बी मोर रिएक्टिव देन RBr, दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन RCl एंड दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन RF, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये सबसे कम है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और यहाँ पे ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के ऑर्डर आपको आने चाहिए, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। इन दोनों ही केसेस में RI विल बी मोर रिएक्टिव देन RBr, समझ में आ रहा है, बस ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। तो ये SN2 का ऑर्डर हो गया, है ना। SN1 में भी सेम ऑर्डर होगा, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन ग्रुप अलग अलग है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम टू सेम होगी। अगर हम CH3F CHCl के लिए SN2 रिएक्शन में निकालें या SN1 रिएक्शन में निकालें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन ग्रुप डिफरेंट है, तो SN1 SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम टू सेम होता है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं आते, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देता हूँ फिर मैं। चलिए अब यहाँ पे दूसरा टाइप हम देखते हैं, ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बट सेम हेलोजन ग्रुप, है ना। सेकेंड टाइप का कंडीशन यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ऑफ, पूरा मिटा दिया यार, आधा मिटाता तो भी हो जाता है ना, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन हैविंग सेम X group but different R group, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे CH3Cl ये एक हो गया, दूसरा यहाँ पे देखते हैं CH3
CH2Cl। तीसरा यहाँ पे देखते हैं CH3Cl। तीसरा यहाँ पे देखते हैं एक और, यहाँ यही दिख रहा है क्या, एक वाला एरिया दिख जा रहा है, यहाँ पे देखो CH3Cl। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है और ये टर्शियरी हेलो एल्केन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा SN2 रिएक्शन के लिए। तो SN2 रिएक्शन का जब डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम ज़्यादा होगा वो आपका लेस रिएक्टिव होगा। तो SN2 के लिए अगर हम लोग देखें तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव CH3Cl, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस न के बराबर है, नेग्लिजिबल स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो CH3Cl विल बी मोर या फिर मोस्ट रिएक्टिव फॉर द SN2 रिएक्शन, एंड देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। दैट मीन्स टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर द SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारा है वो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसको CH3 का थ्राइस है ना, CCl, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। C हो गया है ना, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया Cl। ठीक है, तो ये सेम कंपाउंड है, टर्सरी है, तो इसका रिएक्टिविटी इट विल बी लेस रिएक्टिव। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस रिएक्टिव एंड दैट विल बी मोर रिएक्टिव। ये जो होगा आपका ऑर्डर होगा फर्स्ट एंड सेकंड वाले में। तो SN2 के लिए है ना, और SN1 जो होता है वो अपोजिट होता है इसके। SN2 में इस कंडीशन में SN1 जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो मैं दोनों आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन है ना। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 में देखो 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री ले लेता हूँ मैं, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, मेथाइल क्लोराइड है। ये इथाइल क्लोराइड प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है और टर्सरी हेलो एल्केन। तो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। तो ये SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए, आप इसको याद रख लीजिएगा। SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है और SN1 में जो है वो अपोजिट होता है। 0 डिग्री विल बी लीस्ट रिएक्टिव देन एंड मतलब 0 डिग्री विल बी लेस रिएक्टिव देन 1 डिग्री, 1 डिग्री विल लेस रिएक्टिव देन 2 डिग्री and 2 degree will less reactive than 3 degree. That means in SN2 reaction it will be least reactive and it will be most reactive. आ गया बात समझ में? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है और जो कार्बोकेटायन है वो आपका टर्शरी कार्बोकेटायन दैट इज़ मोर स्टेबल देन द अदर्स। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटायन, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। देखिए क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाता हूँ मैं, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन और ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्लोरोबेंजीन हैज़ लेस डाइपोल मोमेंट देन द साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, ड्यू टू द रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, है ना, तो ये क्या है, -R इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट, ठीक है, -R इफेक्ट मीन्स रेजोनेटिंग इफेक्ट। बेंजीन आपको लिखना है कि बेंजीन रिंग इन द क्लोरोबेंजीन, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, बेंजीन रिंग इन द क्लोरोबेंजीन सो -R इफेक्ट, -R मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट दैट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन टू विच क्लोरीन इज अटैच्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होगा और ये इस तरीके से फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, है ना, फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, और इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है। तो आप इसमें लिखिएगा कि इन क्लोरोबेंजीन, बेंजीन इज कंजुगेट सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा इसको, इन क्लोरोबेंजीन, बेंजीन इज a conjugate system and so -R effect, that means resonating effect that decreases electron density on CCl bond, that decreases electron density on CCl bond and hence the net dipole moment decreases in chlorobenzene। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा कि इन क्लोरोबेंजीन, मैं लिख देता हूँ, चलो, बेंजीन रिंग सो -R मतलब रेजोनेटिंग effect that decreases electron density, ये आपको पूरा ऐसे ही लिखना है इसका आंसर, ठीक है, डेंसिटी 8 CCl bond, hence net dipole moment decreases, net dipole moment decreases in क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद लिखिए वाइल, देखिए साइक्लोहेक्सेन जो है दैट इज नॉट कंजुगेट सिस्टम सो इट विल नॉट शो -R इफेक्ट, इट विल नॉट शो रेजोनेटिंग इफेक्ट in cyclohexyl chloride, there is no resonating effect so cyclohexyl chloride has high dipole moment, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो गया होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे CCl बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस है ही नहीं, कंजुगेट सिस्टम तो है ही नहीं, तो रेजोनेंस होगा नहीं और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है, और ये इस वजह से क्या होगा कि जो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स थो पोलर आर इमिक्सिबल विथ वाटर, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स जो है, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को, एल्काइल हैलाइड्स थो पोलर
आर इमिक्सिबल विथ वाटर। एल्काइल हैलाइड जो है वो पोलर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाटर से के साथ इमिक्सिबल होते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज समझिए यहाँ पे कि CH, जैसे CHCl3 ले लेते हैं अपन, CH3Cl ले लेते हैं ना, तो ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया Cl। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या इज देयर, मतलब यह बोलना चाहिए इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। हालांकि यहाँ पे पोलैरिटी है, क्योंकि इसकी C और Cl की पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होती है ना। हाइड्रोजन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मतलब हेलोजन की, और उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगा। और हेलो एल्केन्स जो होते हैं दे आर पोलर इन नेचर, बट दे आर स्टिल इमिक्सिबल इन वाटर। तो जो लोअर होते हैं वो तो मतलब स्लाइटली मिक्सिबल होते हैं, कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्यों नहीं होते? बिकॉज हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, बट दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। याद रखना है इसको कि एल्किल हैलाइड्स आर पोलर बट they do not form hydrogen bond with water। ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एंड हेंस दे आर इमिक्सिबल, है ना, हेंस दे आर इमिक्सिबल विथ वाटर। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वही वाटर के साथ मिक्सिबल होते हैं, बाकी तो जो है वो मिक्सिबल नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न कि वाई एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट मिक्सिबल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये एक्सप्लेन करना है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाया जाना चाहिए, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिजेंट एनहाइड्रस, ग्रिग्नार्ड रिजेंट मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो इन द ग्रिग्नार्ड रिजेंट मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। ठीक है, मैग्नीज बोल देते हैं, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट विच इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल दैट रिएक्ट विथ वाटर और एनी प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, या फिर कोई प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर, ठीक है, प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस लाइक एल्कोहल है ना, ROH, ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आप लोगों को कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इन ग्रिग्नार्ड रिजेंट देयर इज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एंड दैट कैन रिएक्ट विथ वाटर, या फिर मॉइस्चर बोल सकते हो आप उसको, दैट कैन रिएक्ट विथ मॉइस्चर और एनी प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस टू फॉर्म एल्केन। क्या कर सकता है? एल्केन बनाने के लिए रिएक्शन कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं, व्हेन, यहाँ पे लिख लो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा H2O से, तो यहाँ पे बनेगा RH और मैग्नीशियम और OH और X। ठीक है, ये बनता है यहाँ पे, तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, और क्या बन गया? एल्केन बन गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो when alkyl magnesium halide is prepared in the moist state condition या फिर in presence of moisture or any proton donor substance, the alkyl magnesium halide react with moisture to form alkane, and ये जो हमारा कंबाइन कंपाउंड बनता है ना, ये एल्केन बनाने के लिए मान लीजिए, है ना, टू फॉर्म एल्केन दैट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द
ग्रिग्नार्ड रिजेंट, उसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड विथ मॉइस्चर और एनी प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस, द रिएक्शन या द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मस्ट बी कैरिड आउट इन द एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब है अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर या फिर प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको क्या लिखना है कि टू प्रिवेंट, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन लिखना है और उसके बाद लिखना है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म एल्केन एंड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड डिस्ट्रॉयड। ठीक, फुल स्टॉप लगा देना। फिर उसके बाद लिखना है टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड विथ मॉइस्चर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड शुड बी कैरिड आउट इन द एनहाइड्रस कंडीशन। मस्ट भी होना चाहिए, मस्ट बी कैरिड आउट इन एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड with aqueous KOH leads to formation of alcohol, but in presence of alcoholic KOH alkenes are major product. Explain. देखिए दो टाइप का रिएक्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है। एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पे बनेगा ROH, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, KCl बाहर चला जाएगा। दूसरा है यहाँ पे RCl का रिएक्शन हमको कराना है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे बनेगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं C2H5 CH3 CH2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी CH2 CH3 कर देते हैं। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो ये बनाता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट है। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि ये जब KOH डिसोसिएट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में KOH डिसोसिएट होता है K प्लस और OH माइनस। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो H माइनस ही होगा, वाटर है क्योंकि एक्वस मतलब वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो OH माइनस यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट है, और सिर्फ OH माइनस प्रेजेंट होने की वजह से ये जो OH होता है इस Cl को सब्सटीट्यूट कर देता है, और जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक है ना। तो इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस KOH है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द KOH form OH minus ion that act as nucleophile that bring out the hydrolysis। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा by the SN रिएक्शन। अब SN का कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, सेम स्टेप में है, SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ बात, है ना। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH फॉर्म OH माइनस आयन दैट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड दैट ब्रिंग आउट द हाइड्रोलाइसिस थ्रू द SN मैकेनिज्म एंड एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। ये आपको लिखना है। इसके बाद दूसरे में लिखना है इन एल्कोहलिक KOH। देखिए एल्कोहलिक KOH में क्या होगा, एल्कोहल मतलब C2H5OH हो गया और KOH, ये दोनों का मिक्सचर है। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ से जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये क्या बनाएगा, C2H5O माइनस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। तो इन एल्कोहलिक KOH देयर इज एथॉक्साइड आयन। ठीक है, इन एल्कोहलिक KOH देयर इज एथॉक्साइड आयन विच इज मोर बेसिक देन OH माइनस आयन। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से इथाइल एल्कोहल जो होता है दैट इज लेस एसिडिक देन वाटर, है ना, और जो वीक बेसिक
हाँ वीक एसिडिक देन वाटर। तो वीक एसिड का जो बेस होता है वो स्ट्रांग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इथाइल अल्कोहल का जो बेस होगा एथॉक्साइड आयन दैट विल बी मोर बेसिक देन OH माइनस आयन। तो इथॉक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन द OH माइनस आयन, ठीक है। एंड इथॉक्साइड आयन, ये जो आयन है दैट ब्रिंग आउट द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट ब्रिंग आउट द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, दैट वो बनता है H2O और बनता है KCl, ठीक है। और क्या बनता है, KCl बनता है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एल्कीन जो होता है वो मेन प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। इन एक्वस KOH produce OH minus ion that act as nucleophile. In aqueous KOH produce OH minus ion that act as nucleophile and bring out the hydrolysis reaction through the SN mechanism and alcohol is produced. ये आपका रीज़न हो गया। यहाँ पे देखिए in alcoholic KOH there is ethoxide ion along with OH minus ion. There is ethoxide ion along with OH minus ion, and ethoxide ion is more basic. Ethoxide ion is more basic than OH minus ion, and ethoxide ion carried out dehydrohalogenation. बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। dehydrohalogenation and due to the dehydrohalogenation एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी से रिलेटेड थे, है ना। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो थे कोई एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दैट विल रिलेटेड टू द कन्वर्जन। बी रेडी फॉर दैट, कन्वर्जन के लिए रहेगा। और कन्वर्जन कैसे करने हैं, क्या करने हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड पार्ट में ही कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो रिएक्शन हुआ क्यों है, क्या क्या कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करने हैं, तभी जाके आपको कन्वर्जन जो है वो समझ में आएगा कि क्या क्या वहाँ पे हो सकते हैं। कन्वर्जन आपको समझने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन वो ये है कि आपको रिएक्शन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। चैप्टर में जितने रिएक्शंस दिए हुए हैं वो सभी रिएक्शंस आपको आने चाहिए, तभी आप कन्वर्जन जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू कैरी आउट द कन्वर्जन, ठीक है। तो पहले आप रिएक्शन का प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जो आंसर दिए गए हैं, उनको आप पढ़िए, उनको समझिए, उनका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वीडियो को में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।